खबर है इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में भीषण बमबारी को लेकर और एक साथ 55 रॉकेट दागकर तबाही मचाई गई है। उसकी ये तस्वीर देखिए। और इजरायली शहर पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। मिसाइल से कई शहरों को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले में कई गाड़ियों में आग लग गई। तो हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी इजराइल के कई शहरों को बनाया जा रहा है वक्त वक्त पर निशाना। ये देखिए तस्वीरें, मिसाइल के जरिए किस तरह से इजराइल के इस शहर को दहला दिया गया है। हिजबुल्लाह के हमले में कई गाड़ियों में आग लग गई। इस बीच नेतन्याहू ने अमेरिका को दी है हमले की जानकारी। जी हां, यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले नहीं होंगे और ईरान के तेल डिपो पर भी हमला नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह कि इजराइल ईरान को अगर टारगेट करेगा तो कहां? ईरानी सेना के ठिकानों पर होंगे हमले और यह बात नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर साझा कर दी गई है, यह कहते हुए कि ना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले होंगे और ना ही ऑयल रिफाइनरीज पर। टारगेट पर होंगे मिलिट्री बेस। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ईरान अब कैसे रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं जानता। ईरान पर कभी भी हमला इजराइल की तरफ से मुमकिन है। अगले 20 दिन यही वजह है कि हम कह रहे हैं बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमले को लेकर अमेरिका को जानकारी दे दी गई है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है। यानी हम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये अमेरिका को भी इजराइल ने बता दिया है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले नहीं होंगे। आप याद कीजिए, अमेरिका ने इसके लिए रजामंदी नहीं दी थी। ऑयल डिपो को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा, ये नेतन्याहू ने क्लियर किया है और कहा है कि ईरानी सेना के जो ठिकाने हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, उन्हें हम निशाना बनाएंगे। हालांकि इसमें एक बात साफ है और इसी को लेकर सबसे पहला सवाल संजय सोई सर आपसे भी करूंगी, क्योंकि अमेरिका को यह जानकारी देते हुए यह तो कह दिया गया है कि हमला सीमित होगा, लेकिन क्या अब समय के लिहाज से भी देखें तो यह भी दायरा तय कर दिया गया है कि सीमित समय? मैं सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर यह हमले की योजना, क्या इसे एग्जीक्यूट अब करने की तैयारी नेतन्याहू की तरफ से? संजय सोई सर। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि इस समय जो सरकार है, बाइडेन सरकार के साथ जो उनकी गठजोड़ है, जो उनका कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो काफ़ी समय से चल रही है और एक पूरे युद्ध में बाइडेन सरकार उनके साथ खड़ी रही। ऐसे में अगर अमेरिका की सरकार बदली होती है और अगर ट्रंप सरकार आती है तो उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया कि उनका स्टैंड अलग रहेगा। ऐसे में इजराइल नहीं चाहता है कि उस समय में अमेरिका की सपोर्ट में कुछ कमी आए, क्योंकि अगर आज इजराइल इतना युद्ध कर पा रहा है, लगातार सस्टेन कर पा रहा है, 7 अक्टूबर से 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वो बिना अमेरिका की सपोर्ट के नहीं कर सकता था। और लेकिन वहाँ पर उनको अब ईरान पे हमला जरूर करना है, क्योंकि वो एक तरह से मानते हैं कि ऑक्टोपस का हेड है, ये बाकी सब उसकी टांगें हैं, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब सीरिया वगैरह, लेकिन हेड को अटैक करेंगे तभी कहीं ना कहीं इनको एक स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी का भी सवाल अभी इजराइल का आ गया है। अभी वहाँ पे हेड में अगर करते हैं, यहाँ पे केवल मुझे मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ डिसेप्शन भी लगता है कि हम न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेंगे। हो सकता है रेडिएशन के खतरे से उन जगहों पर हमला ना करें, पर वहाँ किसी और तरीके से साइबर हमले करें या उनकी रिसर्च साइट पर हमला करें, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है वो है ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना। और अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो एक बहुत बड़ा डेटरेंस हो जाता है और मिडिल ईस्ट में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस चीज़ को डिरेल करने की किसी प्रकार से भी कोशिश जरूर रहेगी। साथ ही साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसे आप कह रहे थे उन पे करके, ताकि उनकी भी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म हो। इस समय में सवाल है इजराइल की क्रेडिबिलिटी का और ईरान की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना, क्योंकि ईरान के हमले के बाद आप देखिए हिजबुल्लाह का मोराल कितना अप हो गया। लगातार इनको लगा था कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन अभी हिजबुल्लाह लगातार हमले करता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए, हिजबुल्लाह ने तो हाइफा में जो इजराइल का मिलिट्री बेस है वहां पर हमला कर दिया। इजराइल के फौजियों को जहां पर खाना सर्व किया जा रहा था उस मेस पर हमला कर दिया। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे वक्त में यह हुआ जब हर कोई ये सोच रहा था कि हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म कर दिया है इजराइल ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
And we begin with West Asia. Israel Hezbollah fire and counterfire that hit the highest levels during Yom Kippur that ended on Saturday continues to rage. At least 15 people have been killed and 37 wounded in Israeli strikes across 3 different areas in Lebanon. The 3 targeted locations were outside Hezbollah's traditional strongholds. One of them was the town of Ezbollah in northern Lebanon, which has not been struck before. Lebanon's health ministry has reported 9 dead in an Israeli strike on the village of Maestro. It also reported 2 dead and unidentified body parts in the strike on Ezbollah and said 4 people were killed in a strike on Barja. These are not areas usually considered Hezbollah strongholds. Lebanese official media also said that an Israeli strike targeted a marketplace in Nabatea. Flames were seen rising and smoke billowing from the rubble at the marketplace. This comes after the Israeli army asked residents to evacuate the city last week. The IDF has now issued evacuation orders in 23 more southern Lebanese villages that have been recent targets of Israeli attacks. Many of them are already almost empty. Israeli forces say they pounded roughly 280 terror targets over the Yom Kippur weekend. The IDF said that the sites belonged to both Hezbollah and Hamas and were targeted during combat operations in Lebanon and Gaza. From the other side, the IDF has claimed a massive Hezbollah attack on northern Israel. It says Hezbollah fired 320 projectiles from Lebanon into Israel through the weekend of Yom Kippur, Judaism's holiest day. French President Emmanuel Macron, on the other hand, has called on Hezbollah to end its strikes on Israel during a talk with Lebanon's parliament speaker. Meanwhile, another member of the UN peacekeeping mission in Lebanon is reported to have been struck by gunfire. This is the 5th peacekeeper wounded in southern Lebanon in just 2 days. The spokesperson for the UN interim force in Lebanon has said that Israel asked them to withdraw from positions in the border area, but asserted that the peacekeepers will not move. 40 nations that contribute to the peacekeeping force in Lebanon have said that they strongly condemn recent attacks on the peacekeepers. The joint statement was released by the Polish UN mission and signed by nations including leading contributors such as Indonesia, Italy, and India. It said such actions must stop immediately and should be adequately investigated. In Israel, as the Yom Kippur holiday drew to a close, families of Israeli hostages held by Hamas gathered in Tel Aviv. About 1,000 protesters chanting and holding placards with photographs of the hostages demanded that the government secure the release of their loved ones after nightfall. Protesters also said that the Israeli government needs to ask for forgiveness for abandoning the hostages. And we begin with West Asia. Israel Hezbollah fire and counterfire that hit the highest levels during Yom Kippur that ended on Saturday continues to rage. At least 15 people have been killed and 37 wounded in Israeli strikes across 3 different areas in Lebanon. The 3 targeted locations were outside Hezbollah's traditional strongholds. One of them was the town of Ezbollah in northern Lebanon, which